आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स को। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के मोशन की और साथ ही साथ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। तो जैसे मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है न्यूट्रॉन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन। इतना आप लोग को पता होगा पहले से, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो सबसे पहले न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट जो आया वो आया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड साहब ने बताया कि ये जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है जिसके कारण अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। तो इस पार्ट को हम क्या कहें, न्यूक्लियस कहें। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें पूरे एटम का, जितना बड़ा आपका एटम है, इस एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर्ड है, और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंस है। और जो एटम का जो मास है वो लगभग कंप्लीट मास का 99.99% जो है वो किस में है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। तो चलिए हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम बेसिकली देखने वाले हैं केवल और केवल सीजी सेट के लिए जो इम्पॉर्टेंट है ना, सेट एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स जो है, केवल इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स in nuclear physics we study the structure of the nucleus and the structure of the nucleus and its motion, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्लियर है? ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एटम, ये आपका एटम हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया। एटम के सेंटर वाले पार्ट में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और आउटर सेल्स में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है क्या। चलिए, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस जो होता है ये क्या होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है आपका, द न्यूक्लियस इज center part of the atom, center part of the atom in which all positive charge of atom is exist, and most of the mass of atom is part of nucleus, ठीक है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें ये जो हमारा जो न्यूक्लियस जो होता है, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो एटम जो है ना, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट एटम हो गया। तो एटम का जो आपका रेडियस जो होता है ये लगभग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। कितने ऑर्डर का होता है आपका, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। और साथ ही साथ अगर मैं न्यूक्लियस के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑर्डर जो होता है ये फर्मी मीटर, है ना, फर्मी के ऑर्डर का होता है, ठीक है। 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है।
ठीक है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये आपका क्या हो गया, आपका एटम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस जो है इससे 10⁵ टाइम्स छोटा है। 10⁵ टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है। मतलब अगर इसमें कंप्लीट कमरे की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट कमरे में ये 10×10 का एक कमरा है, ठीक है। तो 10×10 के कमरे में आपका जो है ये जो न्यूक्लियस जो होगा वो छोटा सा पार्टिकल होगा। क्या होगा, एक छोटा सा पार्टिकल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा होगा, राइट। चलिए अब इसमें देखिए, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपका 2 पार्टिकल है ना, जिसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियन। क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियन कहलाता है। तो ये जो न्यूक्लियन है ये कुछ तो फोर्स से ये बंधा होगा एक दूसरे से, कुछ फोर्स इसमें होगा जिससे ये क्या होगा, बंधा होगा। अब चलिए देखिए, मैं जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आपका सिंगल प्रोटॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। देन नेक्स्ट अगर मैं हीलियम एटम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऐसे ठीक मैं आगे अगर बढ़ते जाऊं तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा एलिमेंट्स में तो क्या होते जाएगा, एटॉमिक नंबर जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो क्या होते जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, हमको पहले से पता है। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल में तो कोई न्यूट्रल पार्टिकल और इसमें देखिए है ना, प्रोटॉन हो गया और आपका न्यूट्रॉन हो गया, इनके बीच कोई फोर्स लगेगा क्या, जो हमको फोर्स नोन हमको जो पता है। जैसे मैं कूलम्बियन फोर्स की अगर मैं बात करूं, कूलम्बियन फोर्स किसके किसके बीच लगता है, चार्जेस के बीच लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि इस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है नहीं और इस प्रोटॉन के पास चार्ज है। तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा क्या, मतलब कूलम्बियन फोर्स लगेगा क्या, यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स तो नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ये क्या है, यहाँ पे बाउंड में है ना, ये बाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड है तो क्या होगा, एक दूसरे से बंधे हुए ये फोर्स से, तो कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो इसको बांध के रखता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है क्या। चलिए तो देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगा, न्यूक्लियर, और उसका नेचर कैसा होगा, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अब देखिए जैसे एटम है, एटम के अंदर में क्या है, आपका न्यूक्लियस है। तो एटम को ऐसे झांक के तो हम नहीं देख सकते कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, या उसका उस फोर्स का जो भी फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे 5 अंधे व्यक्ति हैं, है ना, 5 ब्लाइंड मैन हैं, और उनको बोला जाता है कि बगल में आपके जो है एलिफेंट जो है खड़ा हुआ है और इसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो 5 अंधे व्यक्ति जो हैं अलग अलग पार्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे एक उसके सूंड को टच करेगा तो हाँ बताएगा कि हाँ उसका सूंड है। दूसरा उसके कान को टच किया तो कान उसके हाँ बहुत बड़े बड़े हैं कान। तीसरा उसके पैर को टच किया तो पैर जो है हाँ मोटे हैं बहुत। चौथा उसके स्टमक को टच करेगा तो हाँ बहुत विशालकाय है, बड़ा है। और पांचवा अगर उसकी पूंछ को अगर टच करता है तो पांचों मिल के अगर उसके डायग्राम को अगर बनाना चाहेंगे, ड्राइंग अगर करना चाहेंगे एलिफेंट का, तो भी वो प्रॉपर वहाँ पे ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक वैसा ही स्थिति जो है न्यूक्लियर फोर्स के साथ है, हम उसको डायरेक्ट हम नहीं देख सकते। तो बहुत सारे इसमें क्या हुआ, कंसीडरेशन आया कि उसका जो पोटेंशियल है वो कुछ इस प्रकार का होगा, देन नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, फिर फाइनाइट शेप्ड आपके जो पोटेंशियल जो होते हैं पोटेंशियल बॉक्स की तरह, युकावा पोटेंशियल की तरह, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल को कंसिडर करके देखा गया कि ये न्यूक्लियर फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाए। तो बाद में ये पता चला कि ये बहुत सारे फोर्सेस का क्या है, मिक्स्ड अप है, ठीक है। एक मिक्स्ड क्या होता है, आपका फोर्स होता है, या आप बोल सकते हैं स्टेट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है या जो है आपका एक्सपेरिमेंटल, जो हम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं उस पर खरा उतरता है, ठीक है क्या। तो न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी उसको हम चलिए देखते हैं, ठीक है क्या। चलिए
चलिए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे होता है उसको देखिए। जैसे मैं अगर एटम की अगर मैं बात करूँ, ये आपका एटम हो गया, एटम में क्या होता है आपका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हमको बाहर निकालना है तो मैं बाहर से कितना एनर्जी दूंगा, दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये आउटर सेल में है तो। ठीक है क्या, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इसको एनर्जी दूंगा, माइनस नहीं मतलब ये प्लस हो जाएगा, इसका एनर्जी जो है बंधा हुआ है तो ये -13.6 है ना। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब इसको मैं एनर्जी दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस में क्या है, आपके न्यूक्लियॉन्स हैं। अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स को अगर बाहर निकालना है, अगर मैं न्यूक्लियॉन्स को अगर बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो इसके लिए क्या होता है, आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब समझ रहे हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे देखिए कितना गुना ये क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना। 10⁶ यहीं पे ही दिख रहा है आपका कि एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। जबकि अगर न्यूक्लियस की अगर बात करें, बीटा डीके की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो आपका पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है उसका क्या क्या होता है, आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, एनर्जी जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सेकेंड, ये तो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया। ठीक है, दूसरा है होता है आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। ये क्या फोर्स होता है आपका, अट्रैक्टिव इन नेचर है ना। ये क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एटम हो गया, एटम के अंदर क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना। जैसे मैं अगर हीलियम न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं या अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना। 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये कुछ इस प्रकार से। तो इन लोग सभी जो है एज अ जॉइंट फैमिली वहाँ पे रहते हैं। कैसे रहते हैं, जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, मतलब सभी जो है एक साथ रहते हैं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मैं 2 प्रोटॉन के वहाँ पे बात किया हूँ तो 2 प्रोटॉन है तो उन दोनों में रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा है ना, कुलाम्ब इंटरेक्शन तो लगेगा ही उसमें। तो क्या होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसको क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज नंबर 3 इज शॉर्ट रेंज होता है ना, शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है आपका, शॉर्ट रेंज होता है। तो आपको पता है जब आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा है ना 10th में, या फिर अगर मैं 12th की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ना, ये 10⁻⁻15 मीटर के बाद ही काम करता है ना। कूलॉम के नियम की सीमाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, तो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ है ना। तो इसमें पढ़ा होगा कि ये जो 2 चार्जेस हैं, ये 2 चार्जेस हैं, ये क्या होता है आपका, ये 10⁻⁻15 मीटर से अगर ज़्यादा है, आर इज़ ग्रेटर देन, ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आर है तो आर इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा आपका कूलॉम्स लॉ लगेगा। ये आपने पढ़ रखा है, क्लियर है क्या। तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है आपका, हाँ। और 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम है, 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो वहाँ पे क्या लगता है आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो इससे अपन को यहाँ पे पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है। कौन सा रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या होता है ये, चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है क्या, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे फोर्स लग रहा है आपका, न्यूट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, या प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है, या न्यूट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ये सभी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से न्यूट्रॉन पे फोर्स या प्रोटॉन पे फोर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी फोर्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
नंबर 5, नंबर 5 ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका? स्पिन डिपेंडेंट। क्या होता है? चार्ज स्पिन डिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है बट स्पिन डिपेंडेंट होता है। स्पिन पे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी स्पिन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन होता है इसमें जो है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? स्पिन की डिपेंडेंसी आती है किसमें? न्यूक्लियर फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 6, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका? वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपका न्यूक्लियॉन्स है ना, तो न्यूक्लियॉन्स में स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन होता है। कौन सा इंटरैक्शन होता है? स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन होता है। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन में जैसे मैं ये जो स्पिन ऑर्बिट जो आता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण आता है। किसके कारण आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण आता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आएगा आपका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका? ये सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है आपका? ये मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी की डिपेंडेंसी होती है ना। तो ये एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी होती है, इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स में वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। इस वजह से क्या होता है? ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आइसोस्पिन डिपेंडेंट। आइसोस्पिन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है कि क्या प्रॉपर्टी जो होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये तो एकदम जनरल सी बात है ना। आपको यहाँ से क्वेश्चन देगा स्पिन डिपेंडेंट, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और आइसोस्पिन डिपेंडेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस फोर्स में क्या प्रॉपर्टी होती है। 4 प्रॉपर्टी वहाँ पे दे दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है या गलत है। ठीक है, तो इसको दे दिया जाएगा, ये 3-4 लिखे रहेंगे और स्पिन इंडिपेंडेंट लिख दिया जाएगा। तो आपको कौन सा टिक करना रहेगा? स्पिन इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी तो बाद में देखेंगे इसको भी हम। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जब हम डायग्राम बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद एटॉमिक नंबर जो है अगर निकालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है। इसका कर्व जो है ये कुछ इस प्रकार से। तो हायर एटम के लिए अगर मैं बात करूँ, हायर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसी को ये बोल रहा है कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या होती है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी होती है। क्लियर है यहाँ के? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, जो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स इज टेंसर इन नेचर। और ऐसा इसलिए होता है ना, टेंसर नेचर का इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिपेंड्स ऑन द एंगल। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है कि इसका डायरेक्शन किधर है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? टेंसर इन नेचर होता है। नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल इन नेचर। नॉन सेंट्रल इन नेचर। ठीक है, क्या नॉन सेंट्रल का मतलब क्या होगा? जैसे अगर कोई पार्टिकल जो है ना, अगर कोई पार्टिकल जैसे सन अर्थ सिस्टम की अगर मैं बात करूँ या प्लानिटरी मोशन की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका सेंटर पे आपका सपोज अगर सन है और ये आपका अर्थ है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल आर पे अगर डिपेंड कर रहा है तो इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और अगर यहाँ पे आर और थीटा दोनों पे अगर डिपेंड कर रहा है ना, आर पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी डिपेंड अगर कर रहा है, तो वो सेंट्रल नहीं हुआ है ना, वो सेंट्रल नहीं हुआ। तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? नॉन सेंट्रल नेचर। ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे भी डिपेंड कर रहा है? थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई।
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 है आपका आइसोटोप। आइसोटोप किसको कहेंगे? जिसमें आपका प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या रहता है, आपका पी जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार किसको बोलते हैं? जिसमें जो आपका एटॉमिक मास जो ए जो होता है वो अगर सेम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है क्या? नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको नेक्स्ट है आपका आइसोटोन। आइसोटोन किसको कहते हैं? जिसमें आपका एन जो है वो सेम हो। एन मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है। अगर न्यूट्रॉन अगर आपका सेम है तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। नंबर 4 मिरर न्यूक्लियाई है ना, मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर न्यूक्लियाई किसको कहेंगे? मिरर न्यूक्लियाई उसको कहेंगे जैसे आपका 2 न्यूक्लियस है, जैसे अगर मैं बात करूं 6C13 और 7N13। ठीक है, इन दोनों अगर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, ये दोनों न्यूक्लियस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोटॉन नंबर है, इसका P1 जो है, अगर इसको मैं P1 और N1 अगर बोल रहा हूँ इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, और इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को P2 N2 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे P1 इक्वल टू कितना है आपका 6 है, और आपका जो N1 है वो कितना है आपका 7 है। तो यहाँ पे P2 कितना है आपका 7 है, और N2 जो है वो कितना है आपका, कितना है, दैट इज़ नथिंग बट 6। तो पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर, और पहले वाले का जो न्यूट्रॉन नंबर है दूसरे वाले के प्रोटॉन नंबर के अगर बराबर हो जाए, मतलब ये कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अगर एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। मतलब P1 जो है किसके बराबर होगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट N2 के, और आपका P2 जो है किसके बराबर होगा, N1 के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 आपका आता है आइसोमर। ठीक है, आइसोमर। ठीक है, अब आइसोमर किसको कहेंगे? ठीक है, तो देखिए अगर आइसोमर अगर है न्यूक्लियाई, तो उसमें क्या होता है आपका प्रोटॉन नंबर, आपका न्यूट्रॉन नंबर और आपका एटॉमिक नंबर, ये तीनों जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ये क्या होता है, तीनों जो है यहाँ पे सेम होता है। इसमें आइसोमर में तीनों क्या होता है आपका, सेम होता है, लेकिन डिफरेंस इन एनर्जी क्या होता है आपका, डिफरेंस इन एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है आपका, डिफरेंस होता है, तब उसको क्या कहते हैं, हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है क्या? तो जैसे ठीक है, सपोज़ यहाँ पे कोई आपका एटम है, और ये जो है न्यूक्लियन है, और ये जो है यहाँ पे आ गया आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है, और ये यहाँ पे है। ठीक है, और दोनों का जो है आपका क्या है, सेम है ना, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर अगर दोनों सेम हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे, क्योंकि इसके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है। इसका मतलब इसका एनर्जी अलग है और इसका एनर्जी क्या है, अलग है। इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर कहेंगे। ठीक है क्या? तो पहला क्या है आपका आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होता है। आइसोबार में क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोन में क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। और मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, एक का प्रोटॉन नंबर दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर, और दूसरे का न्यूट्रॉन नंबर पहले वाले के, दूसरे का प्रोटॉन नंबर पहले वाले के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर हो जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, हम मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। नंबर 3 है आपका आइसोमर। आइसोमर में क्या होता है आपका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर जो होता है, तीनों जगह क्या होती हैं, सेम होते हैं, और डिफरेंस इन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस में हो जाता है। एनर्जी जो है वो क्या होता है आपका, डिफरेंस होता है, केवल और केवल एनर्जी में डिफरेंस होगा, और ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे 2 न्यूक्लियाई अगर हमारे पास हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हम आइसोमर कहेंगे। ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस।
ठीक है। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है ना, न्यूक्लियस का शार्प बाउंड्री नहीं होता है कि आप अगर ये बोल सकें कि जैसे ये हमारा डिब्बा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके बाद ये डिब्बा नहीं है, तो ये इसका शार्प बाउंड्री है एकदम कंप्लीट जो है। ठीक वैसे ही आपका न्यूक्लियस का कोई पर्टिकुलर शार्प बाउंड्री नहीं होता है ना। यहाँ पे तो दिख रहा है इसका शार्प बाउंड्री है, बट अगर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का ऐसा पर्टिकुलर शार्प बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करके अगर चलें, डेंसिटी की अगर हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी जो हमको देयर इज लिख लेते हैं इसको, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, देयर इज नो शार्प बाउंड्री फॉर न्यूक्लियस, ठीक है क्या। चलिए अब ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी अगर हम इसको देखें तो ये जो रो आर से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वेरी हाई, है ना, वेरी हाई व्हेन आर इज लेस देन और इक्वल टू आर। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा न्यूक्लियस भाई साहब हो गया, और ये इसका आउटर पार्ट हमारा, और ये जो है दिस वन इज़ योर आर, दिस वन इज़ योर आर, ठीक है। तो अगर आर जो है, और ये कंप्लीट वाला आर है, ये वाला जो है, ठीक है क्या, आर अगर बराबर है या उससे अंदर है ना, आर जो है बराबर है या उसके अंदर है तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये क्या होता है आपका लो होता है व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है क्या, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा कंसीडरेशन जो है बाद में हमको पता चलता है, कंसीडरेशन ये जो हमारा रो आर है दैट इज़ नथिंग बट योर रो नॉट, मतलब ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, कहाँ पे, आर इज़ लेस देन और इक्वल टू आर, और जीरो हो जाता है सीधा आर इज़ ग्रेटर देन आर में, क्या हो जाता है, आर इज़ ग्रेटर देन आर में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और आर इज़ लेस देन और इक्वल टू आर में कितना हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज नथिंग बट योर, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका डेंसिटी जो है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, किसमें, आर इज़ लेस देन और इक्वल टू आर में। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मास होता है, और ये क्या होता है नीचे क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, मास अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर मास अगर हमको निकालना है न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस का कंप्लीट हमको मास अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, उसमें कितने न्यूक्लियॉन है, ठीक है, और एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, ठीक है क्या। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। यहाँ तक क्लियर है क्या, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या है आपका कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ये जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जब इधर आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और कौन कौन सा कांस्टेंट वाला टर्म है आपका, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ये कांस्टेंट मिलेगा आपको, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और यहाँ बगल में क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो मैं आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन के, ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे मास ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये स्फीयर ही होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस जो है उसको स्फेरिकल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 4π/3, और ये कितना हो जाएगा r3, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये जो r जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, है ना, ये दैट इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, या ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो ये R जो होता है ये कंप्लीट यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको R0 हम बोलते हैं, और ये a⁴ कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, क्या हो जाता है आपका 1/3 हो जाता है। यहाँ पे जो R0 जो होता है
हैविंग वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर, ये इसका वैल्यू कितना होता है आपका 1.2 फर्मी मीटर, तो इसको आपको याद रखना रहेगा। तो ये क्लियर हुआ आपका। ये जो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ वन न्यूक्लियन के, एंड मास ऑफ वन न्यूक्लियन इज नथिंग बट योर एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मास जो है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूक्लियर टू डेंसिटी को हम निकालते हैं। न्यूक्लियर टू डेंसिटी जो है वो, चलिए देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो हमारा होगा दैट इज़ न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन, दैट इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ न्यूक्लियन अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पे कि हम सपोज अगर ए ले रहे हैं और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देन ए अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा, और उसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ए 3 ऊपर 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, देन ए 4 पाई आर नॉट क्यूब हो जाएगा। अब ये जो आर नॉट है इसका देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो है ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका मतलब ये जो है, जैसे मैं हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँगा, या हीलियम न्यूक्लियस की बात करूंगा, या लिथियम न्यूक्लियस की बात करूंगा, या कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपका जो रो का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हम जैसे आर नॉट को अगर मैं लिखूं तो 1.2 फर्मी मीटर है इसका वैल्यू जो है, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/4 पाई आर नॉट क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1.2 फर्मी मीटर और ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू जो आता है, ये फर्मी मीटर है तो 10⁻⁻15 मीटर होगा, और उसका क्यूब है तो ऊपर जाके 10⁻45 हो जाएगा। तो ये अराउंड आपका जो वैल्यू आएगा वो 10⁻44 न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब। ये क्या है आपका डेंसिटी है। इतने न्यूक्लियन होते हैं पर मीटर क्यूब में, 10⁻44 न्यूक्लियन होते हैं पर मीटर क्यूब में। ठीक है, क्या क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है मेरे ख्याल से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं मास में अगर निकालना चाहूँ, है ना, अगर मैं मास में अगर निकालना चाहूँ, तो मास में निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा देखते हैं। चलिए मास में अगर निकालना चाहूँ, मास डेंसिटी है ना, मास डेंसिटी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी अगर निकालना चाहूँ, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, अगर मैं न्यूक्लियर मास डेंसिटी अगर निकालना चाहूँ तो क्या होगा देखिए। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर मैं मास की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इनटू कितना हो जाएगा आपका मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है क्या, अपॉन कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो लास्ट जो हम निकाले थे 10⁻44, ये वही तो था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अपॉन वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू तो हमको पता है कितना है, 10⁻44 है। और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मतलब जैसे मैं प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻, कितना होता है -27 kg होता है। और ये कितना हो जाएगा पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसका वैल्यू पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये फाइनली अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, लगभग बराबर जो है ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻, कितना है -27 है, तो ये 10⁻, कितना आ जाएगा 17 kg पर मीटर क्यूब, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा किसका, न्यूक्लियस का। यहाँ तक क्लियर है। अब जो पिछला जो हम एक क्वेश्चन देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ R इक्वल्स टू R नॉट A⁻1/3, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उससे बेस्ड क्वेश्चन जो है सेट में आया हुआ है ना। मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा सभी जितने भी आपके 17, 18, 19 हो गए, सारे के सॉल्यूशन मैं धीरे से डालूंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज़ योर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 70 GE गिवन दैट, है ना, ये आपका न्यूक्लियस का मास है ना, गिवन दैट
गिवन दैट आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.1 फर्मी मीटर। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है सेट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं हमारा r इक्वल टू कितना होता है, दैट इज़ r नॉट a⁴ ये तो हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट जो है। और हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है न्यूक्लियस का। ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा रिलेशन होता है, दैट इज़ r इक्वल टू कितना होता है, r नॉट a⁴ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 1.2 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट इज़ 70। तो 70 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। 4 4 16 और 16 4 कितना होता है आपका, दैट इज़ 64। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका जो रेडियस जो है 1.2 इंटू चलो 4.3 के अराउंड कुछ अगर आता है, तो ये आपका 4.8 समथिंग कुछ है ना, 4.53 ओके, 4.53 फर्मीमीटर का इसका क्या होता है, रेडियस होता है। कितना होता है, 4.53। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे मैं और क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नंबर 1, दैट इज़ कितने का दे दें, रेडियस ऑफ मास नंबर, रेडियस ऑफ मास नंबर क्या हो जाएगा, पहला तो 64 सीधा मास नंबर ही बस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड चलिए देख लेता हूँ, 1 मिनट और कुछ है क्या, CU है ना, CU 29 का है आपका, CU 29 का 64 है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना रहेगा और mg का निकालना रहेगा। सेकंड जो है दैट इज़ नथिंग बट mg 1227, ये दोनों का जो है आप क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है क्या, तो फर्स्ट लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझ के इसको बनाइएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू।